हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहेली और बुजू जो है वो अपने समर ब्रेक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पर जाते हैं, उनके विलेज में। आफ्टर डिनर के बाद वो उनके हाउस के छत पर, मतलब उनके घर पे जो छत था उसके ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कि जो स्काई जो है वो क्लाउडलेस है। कैसा है? क्लाउडलेस है और क्लियर है। वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि कितने सारे ब्राइट स्टार्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं स्काई में। वो देखकर वो क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड हो जाते हैं। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटीज़। उन्होंने ऐसा सीन, इतना अच्छा सीन उनकी सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं देखा है। पहली बहुत ही वंडर हो जाती है कि क्यों नाइट स्काई में विलेज और बिग सिटीज़ में डिफरेंस होता है। सो उसके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो उसको समझाते हैं कि सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, स्मोक होता है, डस्ट होता है। इसीलिए जो स्काई है वो क्लियर नहीं दिख पाता है। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैस्किनेटिंग एक्सपीरियंस। जो नाइट स्काई है उसको देखना हमारा बहुत ही अद्भुत, हमारा जो अनुभव हम कहते हैं वैसा होता है। जहाँ पर ब्राइट लाइट्स ना हो और एटमॉस्फेयर जहाँ पर क्लियर हो, वहाँ पर तो नाइट स्काई देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। सो लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। आपको क्लियर और डार्क नाइट में आपको स्काई को देखना है। आप देख सकते हैं कि पूरे स्काई में छोटे छोटे डॉटेड काउंटलेस स्टार्स हैं। उसमें से थोड़े थोड़े जो हैं वो क्या है? ब्राइट है, और थोड़े ब्राइट नहीं है। आपको उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हैं कि उसमें से, आप कहिए, अब आपने ऑब्जर्व कर दिया, अब आप कहिए कि सारे जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। आपने स्टार लाइक ऑब्जेक्ट देखे जो ट्विंकल नहीं कर रहे। जो ट्विंकल नहीं कर रहे जो ऑब्जेक्ट, वो क्या है? प्लैनेट्स है। स्काई, नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मून है। ये याद रखिएगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, और स्काई में जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो, उसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड फेनोमिना इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि जो हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एंशिएंट इंडिया में हमारे ये एंसेस्टर्स जो थे, हम वो स्काई को देखकर भविष्यवाणी करते थे कि ऐसा, मतलब ये सन का पैसेज, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स जो है उन सबको, मतलब उसके हेल्प से जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भविष्यवाणी करे कि ये दिन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये सब नहीं होता है, वेदर फिक्सिंग होता है, वो इसी की वजह से होता है। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crops. इसकी वजह से जो कैलेंडर्स में, एल्मेनेक्स में जो सारे रोज़ के जो वेदर्स और वो सब दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर से जो पीपल्स है उनको पता चलता है कि कौन सा क्लाइमेट कौन से क्रॉप के लिए बेटर रहता है, कितना रेनफॉल पड़ने वाला है इस बार, वो भी उसमें दिखाते हैं, और उसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। तो चलिए अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है द मून। हमने मून के सारे फेसेस देखे हैं कि जैसे अभी आएगा। क्या आपने देखा है कि मून के शेप में एवरीडे चेंज होता है? जी हाँ। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड। आपने देखा होगा कि जो एक दिन आता है जब मून जो है वो पूरा परफेक्टली राउंड हो जाता है, या फिर ऐसा आपने दिन देखा है जहाँ पर पूरे स्काई में मून ही ना दिखाई दे, स्काई पूरा क्लियर हो, ऐसा आपने डे दिखा है? तो यस। सो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। सो फुल मून डे किसको कहते हैं और नो मून डे या न्यू मून डे किसको कहते हैं, ये यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस दिखाई गई है कि फुल मून डे हम किसको कहते हैं कि पूरा हमें चंद्र दिखाई दे स्काई में, उसकी होल डिस्क दिखाई दे मून की, सो उसको हम क्या कहते हैं? फुल मून डे कहते हैं।
और उसके बाद की हर एक नाइट को जो ब्राइट पार्ट जो होता है मून का वो क्या होता है, थीनर होता जाता है, छोटा होता जाता है। और बाद में उसके 15th डे पर मून दिखाई नहीं देता, और जो दिन मून नहीं दिखाई देता उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे या फिर नो मून डे। This day is known as new moon day or no moon day. The next day only a small portion of the moon appears in the sky. और उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून। 15th डे पर जब मून नहीं दिखाई देता, देखिए मून नहीं दिखाई देता स्काई में, उसको हम क्या कहते हैं, नो मून डे, न्यू मून डे। उसको हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या। और जब पूरा मून दिखाई देता है तब हम उसको क्या कहते हैं, फुल मून डे या फिर पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या के दूसरे ही दिन छोटा छोटा पोर्शन जो है मून का वो दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। देन अगेन द मून ग्रोज वेर लार्जर एवरी डे। और उसके बाद के दिन से जो मून है वो बड़ा होता जाता है, और उसके 15th डे पर जो मून है उसका फुल व्यू हमें दिखाई देता है। जो फेसेस ऑफ मून, ये भी एक डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। सो फेसेस ऑफ मून क्या होते हैं कि ब्राइट पार्ट, जो मून का जो ब्राइट पार्ट है उसके वेरियस शेप्स जो हैं मंथ में होते हैं, जैसे कि क्रिसेंट मून, फुल मून डे, नो मून डे। देखिए ये पहेली ने बनाया है। सो वैसे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून। जो फेसेस हैं मून के वो हमारी सोशल लाइफ में बहुत ही ग्रेट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो हमारे इंडिया में मून के फेसेस पर से ही हम अपने फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि दिवाली जो है वो न्यू मून डे मतलब अमावस्या के दिन मनाया जाता है दिवाली। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक की बर्थडे जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि है वो 13 नाइट ऑफ वैनिंग मून। जो महाशिवरात्रि है वो अमावस्या के पहले के जो अमावस्या के 3 दिन पहले जो होता है 13th नाइट, उस टाइम मनाई जाती है, मतलब 13 पे मनाई जाती है। और जो ईद उल फित्र है मतलब ईद है वो कब मनाई जाती है, क्रिसेंट मून पे। मतलब यहाँ पर नाइट स्काई में यहाँ पर देखो दिखाया गया है, पहली जो पिक्चर ड्रॉ करी है उसमें। So, the time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. जो एक फुल मून है और दूसरे फुल मून के बीच में जो गैप होता है वो 29 डेज से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 30 या 31 होता है। और उसको कैलेंडर्स में हम क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मंथ किसके ऊपर से होता है, मून के फेजेस के ऊपर से हमारा मंथ बनता है। सो यहाँ पर बुझो जो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। सो मून जो है वो अपना शेप बार बार क्यों बदलता है, ये हमारी एक्टिविटी रह गई थी। एक्टिविटी 17.1 ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। हमें सेवरल नाइट्स, बहुत दिनों तक हमें क्या, बहुत रात तक हमें क्या करनी है, मून के शेप को ऑब्जर्व करना है। और प्रीफरबली फ्रॉम वन टू फुल मून टू द नेक्स्ट, मतलब एक हफ्ते तक आपको करना है, 15 दिन तक, मतलब कि आज पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा तक हमें रोज़ हमारे उसको जो मून है उसके शेप को ऑब्जर्व करना है। और उसके आपको अपनी नोट में फुल मून डे ऐसे ही जो पहली बना रही है वैसा आपको स्केच बनाना है, ठीक है। ये थी आपकी एक्टिविटी 17.1। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेसेस ऑफ द मून अकर। सो हम चलिए देखते हैं कि क्यों मून के फेसेस अकर होते हैं। ये देखिए आपको ये फिगर 17.3 में बाजू में जो दिखाई गई है उस पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ हम चैप्टर 16 में भी पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। देखिए हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ा हुआ है कि मून जो है वो अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि जबकि स्टार्स और जो सन है वो अपनी ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस सनलाइट उस पर डायरेक्ट फॉल करती है, और जो मून पे जो सनरेज पड़ते हैं वो सीधे हम पर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम मून को देख पाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है हमारा
सन, उस पे से हमारी जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट जा रही है मून पे। अब मून पे उतने ही पार्ट पर जाएगी जितने, मतलब मून का हमें उतना ही पार्ट दिखाई देगा जितने पर सन की रेज जा रही है। और जो सन की रेज जाएगी वो मून पे से टकरा कर सीधा हम पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रुकिए 2 मिनट। यहाँ पर हमारी सन की देखिए कहाँ गया, जस्ट जो सन की रेस है वो डायरेक्ट यहाँ पर मून पे जा रही है और उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है जितना सन की रेस जितने मून पर पड़ती है उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है। सो ये देखिए मून से सीधा टकरा कर वो हम पर आती है, इसलिए हमें मून दिखाई देता है और वहाँ पर नाइट होती है। ठीक है, so we therefore see only that part of the moon from which the light of the sun reflected to us। देखिए यही मैं आपको समझाया कि जो इसलिए हम उतना ही पार्ट देख पाते हैं मून का जितने पार्ट पर सन की रिफ्लेक्टेड मतलब सन की रेस पड़ती हैं। एक्टिविटी 17.2 बड़ी है इसलिए हम उसको बाद में करेंगे। ये देखिए ये है सन की जो मून की जो पोजीशन है वो हमें दिखाई गई है। चलिए ये छोटा है। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये देखिए इसमें हमें बताया गया है कि जो हमें याद रखना है कि जो मून है वो अर्थ के चक्कर काटता है और जो अर्थ है वो मून को लेकर सन के चक्कर काटता है। और इसी की वजह से क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है और लूनर एक्लिप्स होता है। Can you now gauge the relative position of the sun, moon and the earth on the day of full moon and on the new moon? So अब आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों के बीच में कैसा रिलेटिव पोजीशन है सन, मून और अर्थ के बीच में, फुल मून डे पर और न्यू मून डे पर। अब हमें उसकी स्केच बनानी है। आइए जो पोजीशंस है उसकी हमें स्केच बनानी है अपनी नोटबुक में। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। सो यहाँ पर आपको फुल मून कहाँ पर दिख रहा है, सो मुझे फुल मून यहाँ पर दिख रहा है। नो मून कहाँ है, ये रहा। क्रिसेंट मून ये रहा। फुल मून डे के धीरे धीरे ऐसा होता जाता है और बाद में जो होता है वो नो मून डे हो जाता है। नो मून डे के इधर ही दूसरे ही दिन ऐसा चंद्र दिखाई देता है जिसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं। बाद में वहाँ से चलते चलते बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाए, बाद में फुल मून डे हो जाता है। यही प्रोसेस पूरे मंथ पूरे साल हमेशा से चलती आई है। Size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day। न्यू मून डे के each day उसके बाद के हर एक दिन पर जो मून की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। आफ्टर फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द डिक्रीजेस इन साइज एवरी डे। और फुल मून डे के बाद जो हमें मून दिखाई देता है उसकी साइज़ कैसे होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। पहले अब क्वेश्चन पूछ रही है, आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द ब्लैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज़ इट ट्रू। मैंने सुना है कि हम जो मून का जो मतलब अर्थ पे से हम मून का जो बैक साइड वाला पार्ट है वो हम नहीं देख सकते, क्या ये सच है? तो क्या हाँ सच है। एक्टिविटीज़ हम जो है वो बाद में कर लेंगे क्योंकि बाद में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसलिए। The moon complete one rotation on its axis as it complete one revolution around the earth। मून जो है वो जस्ट मिनट सी सो यहाँ पर है कि जो मून है वो अपना वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन जो है वो साथ में ही कंप्लीट करता है। वन रोटेशन जब वो कंप्लीट करता है तब उसका वन रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। सो देखिए यहाँ पर है आपको द मून्स सरफेस, हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि पिक्चर में कि मून की सरफेस कैसी है। मून जो है वो इतना अच्छा ऑब्जेक्ट है पोइट्स और स्टोरी टेलर्स पर जब वो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर लैंड हुए मून की सरफेस पर तब उधर की सरफेस आप देखो तो इतनी डस्टी और बैरन थी, मतलब अनइवन थी। वहाँ पर बहुत सारे क्राइटर्स थे, मतलब गड्ढे थे डिफरेंट साइज़ के। वहाँ पर स्टीप्स थे, मतलब हाई माउंटेन्स और वो सब थे। और बाद में
उधर हमारे अर्थ पर जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स थे, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़े बड़े थे। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून में जो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ पर कोई भी वाटर नहीं होता। हाँ, अभी आया है कि मून पे वाटर है, पर जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब मून पे वाटर नहीं था। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? सो ऐसे प्लेनेट पर क्या लाइफ हम जी सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बूझो को हमेशा क्वेश्चन रहता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? अब देखिए ये कितना वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने चैप्टर 13 चैप्टर 16 ये सब पढ़ लिया, फिर भी ये पूछ रहा है कि क्या हम मून पे हम साउंड को सुन सकते हैं। तो ये कितना बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है कि उधर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, जो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, एयर ही प्रेजेंट नहीं होती, तो हम साउंड कैसे सुन पाएंगे? सो यहाँ पर आएगा नो। हम देखिए, ये देखिए पहले कितनी होशियार है, वो कह रहे कि हम चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर मीडियम नहीं होता साउंड का, वहाँ पर हम साउंड नहीं सुन सकते। ठीक है, साउंड ट्रैवल वहाँ पर नहीं कर सकता जहाँ पर उसका मीडियम नहीं होता। सो हम कैसे मुन पर कोई साउंड सुनाई देगा हमें? वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। सो तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिड यू नो में तो 21 जुलाई 1969 में ये इंडियन टाइम है। उस टाइम इस दिन जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो मून पे फर्स्ट टाइम उसने लैंड किया था। और उसको किसने फॉलो किया था? एडविन एल्ड्रिन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए आपको यहाँ पर सरफेस ऑफ द मून एंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून यहाँ पर दिखाया गया है। 17.2 है द स्टार्स। वॉट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? आप नाइट स्काई में दूसरे कौन से ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? बहुत ही बड़ा स्काई है, उसमें आप बहुत ही सारे स्टार्स आप देख सकते हैं। आप डार्क नाइट में केयरफुली बिग सिटीज़ से अवे आप केयरफुली स्काई को देखो। सारे स्टार्स इक्वली ब्राइट होते हैं, सबके कलर भी सेम होते हैं। इनफैक्ट जो स्टार्स हैं वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, और एक जो सन है वो भी एक स्टार ही है। सो वो ये सब स्टार से इतना बड़ा क्यों लगता है? जी, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सन भी एक स्टार है और स्टार्स दोनों ही सब स्टार्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टार है और ये भी स्टार है, तो ये हमें लार्जर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, क्योंकि हम जिसके नज़दीक होते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, जो फुटबॉल आपके पास में हो वो आपको ज़्यादा बिगर दिखाई देगी, या जो 100 मीटर के डिस्टेंस में हो वो ज़्यादा दिखाई देगी। सो ऑफकोर्स जो हमारे पास में है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगी। सो सन जो है वो हमसे बहुत ही पास में है, इसीलिए वो हमें बिगर दिखाई देता है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर देन द सन। ये देखिए जो स्टार्स हैं वो सन से भी मिलियंस टाइम फार्दर है। ठीक है, देयरफॉर स्टार्स जो है वो बहुत ही पॉइंट्स की जैसे हमें दिखते हैं। ये यहाँ पर येलो बॉक्स में लाइट ईयर की डेफिनेशन आपको दे रखी है। जो सन है वो हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सन से दूसरे नंबर पर आती है कि जो हमारे अर्थ से नियरेस्ट है। सबसे पहले हमारे अर्थ से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन। उसके बाद आती है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो 40 बिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। सो आप ये यहाँ पर दिखा है कि कैन यू रीड दिस डिस्टेंस किलोमीटर कन्वीनियंटली? आप ये डिस्टेंस को सच में आप रीड कर पा रहे हो? नहीं, ये तो सिर्फ छोटा नंबर है। कुछ स्टार्स जो है वो तो उससे भी ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, और सच लार्ज डिस्टेंसेस एक्सप्रेस, और इतने लार्ज डिस्टेंसेस को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? इसमें तो किलोमीटर मीटर ऐसा तो नहीं होगा, इसके सामने हमारा किलोमीटर और वो सब है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है। सो
इस ऐसे लार्ज डिस्टेंसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर में, कि इफ़ द इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये डिस्टेंस है कि जब जो लाइट है वो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करती है। रिमेंबर, जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, जस्ट मिनट, जो लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड। और जो हमारे जो डिस्टेंस है सन से अर्थ तक का वो कितना है, 8 लाइट मिनट्स। सो हमारी अर्थ पर सन की रेस पहुंचने में कितनी मिनट्स लगती हैं, 8 मिनट्स लगती है। डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। और उसके बाद में प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद आता है अल्फा सेंचुरी, जिसका 4.3 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। सो पहली कुछ कह रही है कि इफ़ लाइट फ्रॉम स्टार्स takes years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा उसने कहा है कि स्टार्स की जो लाइट है वो हम तक पहुंचने में इतनी देर कर रही है। सो हमें स्टार्स को देखना होगा तो हमें कितना मतलब पीछे जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू नो, अब जो भी फिर से क्वेश्चन पूछा है कि आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट। ये देखिए उसने इस बार अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हम स्टार्स को डे में क्यों नहीं देख सकते, हम उसको सिर्फ नाइट में ही क्यों देख सकते हैं। सो भाई, जो स्टार्स होते हैं उसकी लाइट सन से कहीं कम होती है, इसीलिए और सन की लाइट की वजह से स्टार्स जो हैं वो स्काई में रहती है, पर सन की लाइट की वजह से उनकी लाइट कम पड़ जाती है और वो दिखाई देते नहीं है। सो इन फैक्ट जो स्टार्स है वो डे टाइम में भी होते हैं, पर सनलाइट की ब्राइट सनलाइट की वजह से वो विजिबल होते नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। Observe some prominent star or a group of star in the sky or for about 2 hours or more। आपको प्रोमिनेंट स्टार और या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हो स्काई में उसको आपको 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा देखना है। आप क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको इस स्काई में जो स्टार्स की पोजीशन है वो चेंज होती है ऐसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, आप देखेंगे कि स्टार्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं। स्टार्स राइजेस इन ईस्ट इन द इवनिंग, सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। जो स्टार इवनिंग में ईस्ट की ओर से राइज होता है वो कहाँ सेट होता है, अर्ली मॉर्निंग में वेस्ट की साइड सेट होता है। वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट क्यों जाते हैं, लेट अस फाइंड आउट। Haley recalls that when she is in moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward position। So पहेली जो है वो क्या उसने रिकॉल किया कि जब वो ट्रेन में मूव कर रही थी तब उसने देखा कि जो ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, वो उसके साथ थोड़ी ना चलेगी। ट्रेन आगे आगे चलती है तो जो क्या होता है, बिल्डिंग्स, ट्रीज, वो क्या होता है, पीछे चलता है। इसी उसके पर से वो ये कहना चाहती है कि इफ़ द स्टार अपीयर मूव ईस्ट टू वेस्ट, इट मीन्स कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट में होता है। ये देखिए इसने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम ट्रेन आगे चलाते हैं तो जो ट्रीज, बिल्डिंग्स वो सब है वो पीछे जाती है, ठीक है। उसी तरह जो स्टार्स है वो ईस्ट से मूव होके वेस्ट में जाता है। सो अर्थ जो है वो वेस्ट से होकर ईस्ट की ओर रोटेट करता है। सो बूझो कह रहे कि हाँ, अब मुझे पता चला, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो अब उसको पता चल रहा है कि क्यों सन जो है वो क्या बोलते हैं, ईस्ट में से राइज हो रहा है और वेस्ट में जाकर सेट हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट में से आकर ईस्ट में जा रहा है, उसकी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इसलिए। सो ये देखिए आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।